हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग में संडे में जो मैच था बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल, और उसी के साथ थोड़ा बहुत बातें कर लेंगे जो दूसरे मैचेस थे लाइक चेल्सी वर्सेस लेस्टर, स्पर्स वर्सेस बॉर्नमाउथ। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मैच था बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल। तो देखिए, एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ये मैच से हम लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एज यूजुअल। वो इसलिए क्योंकि मिड वीक में हम लोगों का मैच था, वो भी यूरोपा लीग में। तो उसके बाद जो रिकवरी टाइम होता है बिटवीन द प्रीमियर लीग गेम, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है टीम के लिए, और इस चीज को रूबेन अमोरिम ने कहा भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। और दूसरी तरफ हम लोग खेल रहे थे एक ऐसे आर्सेनल टीम के अगेंस्ट में जो टीम मिड वीक के गेम में चैंपियंस लीग में पीएसवी को 7 गोल मार के आ रहे थे। तो इसीलिए आर्सेनल का कॉन्फिडेंस तो हाई था। और दूसरी तरफ ये मैच से पहले ही लिवरपूल 16 पॉइंट्स क्लियर थे एट द टॉप, तो आर्सेनल के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर भी था। लेकिन ये गेम में अगर कोई मैच जीत सकता है तो हम लोगों को लग रहा था कि आर्सेनल ही वो टीम होगा, क्योंकि यूनाइटेड में एक तो हम लोगों के लिए ये सीजन बहुत ही खराब चल रहा है, ड्रेसिंग रूम में जो माहौल है वो भी कुछ ठीक नहीं है, और उसके साथ बहुत सारे प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस डाउन है क्योंकि वो लोग अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं। और सभी को मालूम है कि इंजरी इश्यूज है बहुत सारे हम लोग के टीम में, तो बेंच पे भी उतना खास कुछ ऑप्शंस हम लोग के पास नहीं है। और कुछ उसी तरीके से मैच जब हम लोग शुरू करते हैं तो मैच में मिडफील्ड में हम लोग देख पाते हैं कैसेमीरो एंड एरिक्सन को। और कैसेमीरो एरिक्सन जिनके पास सभी को मालूम है कि वो लेग्स नहीं है, तो हम लोग कैसे एक फिजिकल आर्सेनल टीम के अगेंस्ट में ये मैच में सर्वाइव कर पाएंगे, वही हम लोग मैच से पहले सोच रहे थे। लेकिन जो मैच हुआ है बिटवीन दीज टू टीम्स, आई हैव टू से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वेर द बेटर टीम, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ वी वेर द बेटर टीम बाई फार। और उसी के साथ पहली हाफ की अगर मैं बात करूं तो पहले हाफ में आर्सेनल वर द टीम who were controlling the game। तो मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल ये मैच को देखा जाए तो एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मैं ये चीज कह सकता हूं कि इट वाज अ वेरी वेरी encouraging परफॉर्मेंस, अ स्पिरिटेड परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम, जहां पे बहुत सारे प्लेयर्स हम लोग के लिए अवेलेबल नहीं थे और हम लोग को यूथ पे रिलाई करना पड़ा कुछ हद तक इस मैच पे। जैसे कि सेकेंड हाफ में एडन हेवन खेलने के लिए आए, सेकेंड हाफ में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीदो ओबी मार्टिन को भी देखेंगे, लेकिन चीदो ओबी मार्टिन की जगह पे हम लोग हॉयलैंड को लाते हैं। तो सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूं तो सेकंड हाफ में एडन हेवन का गेम ब्रिलियंट था, और उसके साथ इंटायर मैच में डिलीट का परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया था। और सेकंड हाफ में और एक प्लेयर की मैं बात करना चाहूंगा कि मजरूई हैड अ क्रैकिंग गेम इन द सेकंड हाफ। ही वाज प्लेइंग लाइक अ सेकंड फिडल स्ट्राइकर, चैनल में वो नंबर 10 की तरह भी खेल रहा था, और कुछ हद तक जब विंग पे वो जा रहा था राइट विंग पे, तो वो कुछ हद तक डेलो जैसा खेलता है तो उसी तरीके से भी ऑपरेट कर रहा था। और उसी के साथ ब्यूटीफुल फॉरवर्ड पासेस, स्क्वायर पासेस एंड क्रॉसेस वगैरह, बॉक्स पे बढ़िया सी माइनस वगैरह वो कर रहा था इंटायर सेकंड हाफ पे। तो शुरू करते हैं। मैच जब शुरू होता है तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आर्सेनल वर द बेटर टीम इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि आर्सेनल मैच को कंट्रोल कर रहे थे और हम लोगों के पास ऐसा कुछ खास मौका नहीं था, और हम लोग मैच में बहुत ही डीप डाउन सिट करके हम लोग डिफेंड कर रहे थे। एंड प्लान तो क्लियर कट था कि हम लोग डिफेंड करेंगे डीप डाउन, और उसी के साथ वेट करेंगे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की जहां पे हम लोग क्विक काउंटर पे आर्सेनल को हिट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम लोग कुछ एग्जीक्यूट करते हैं पहले हाफ में, लेकिन इंटा पहले हाफ में आर्सेनल एज सच कुछ खास चांस क्रिएट नहीं किया था, और ओनाना को भी एज सच कुछ खास टेस्ट नहीं किया। तो पहले हाफ में जैसे कि मैं कह रहा था कि आर्सेनल के पास गेम का कंट्रोल तो था, लेकिन आर्सेनल गोइंग फॉरवर्ड कुछ एफिशिएंसी नहीं दिखा पाए, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक था कि हम लोग आर्सेनल को मिडफील्ड में अलाउ तो कर रहे थे गेम कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जब आर्सेनल हम लोग के बॉक्स के करीब आ रहा था, वी वर नॉट अलाउइंग देम स्पेसेस व्हाटसोएवर, और इसीलिए आर्सेनल फेल टू क्रिएट, क्योंकि उनके पास वो फाइनल जो पास है फाइनल थर्ड में, वो पेनिट्रेटिंग पास वो लैक कर रहे थे, वो क्वालिटी वो लोग लैक कर रहे थे अप फ्रंट। और सभी को मालूम है कि आर्सेनल की स्ट्राइकर वाले पोजीशन में सिचुएशन क्या है। तो एक अगर प्रोलिफिक स्ट्राइकर होता जैसे कि दूसरे टॉप टीम्स में होता है, वैसा अगर कोई स्ट्राइकर होता आर्सेनल के पास तो शायद कहानी कुछ और हो सकता था। लेकिन जैसे कि मैं कहा पहले हाफ में आर्सेनल ऐसा कुछ खास चांस क्रिएट नहीं करते और ओनाना को टेस्ट भी नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ हाफ टाइम से बिल्कुल ही पहले हम लोग एक काउंटर पे एक फाउल मिल जाता है हम लोगों को, जहां पे ट्रोसार्ड वो फाउल करते हैं और एक येलो कार्ड लेते हैं, गर्नाचो के ऊपर फाउल करते हैं। और उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस
my God, scored a brilliant blasting free kick just before the half time. उसने आर्सेनल वर्ल्ड को ही बीट नहीं किया, डेविड राया को भी बहुत बखूबी तरीके से बीट किया है, एंड इट वाज द गोल वी गॉट अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले. मतलब पहले हाफ में हम लोग थे ही नहीं मैच पे, हम लोग सिर्फ डिफेंड कर रहे थे. हाँ, हम लोग वी वर डिफेंडिंग गुड, वी वर डिफेंडिंग वेल, लेकिन हम लोग के पास कुछ चांस नहीं था अप फ्रंट. लेकिन एक ही मौका था वो सेट पीस से, और वहां से हम लोग गोल स्कोर कर दिए. और एट द एंड इट वाज once again Bruno Fernandes proving everybody wrong who are still doubting him कि उसका गेम क्या है मैनचेस्टर यूनाइटेड में. जैसे कि रॉय कीन या फिर दूसरे जितने भी सारे पंडित्स अक्सर ब्रूनो फर्नांडिस को क्रिटिसाइज करते हैं, हद से ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ फैंस भी उसमें शामिल हो जाते हैं. तो यू कैन नॉट इमेजिन कि वेयर वी वुड हैव बीन इन दिस सीजन अगर ब्रूनो हम लोग के टीम में नहीं होता. तो भले ही हम लोग टेबल में बहुत नीचे हैं, लेकिन ब्रूनो इज द ओनली शाइनिंग लाइट इन आवर क्लब राइट नाउ, जो कि हर सिचुएशंस पे स्टेप अप करते हैं, इस टीम को लीड करते हैं और उसी के साथ इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस डिलीवर करते हैं, वो आपका गोल हो या असिस्ट हो. मैच में अगर इंपैक्ट की मैं बात करूं तो ब्रूनो जैसा इंपैक्टफुल प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम में. उसका जो एरा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो गलत टाइम में आ गया. अगर कोई दूसरे टाइम में आता तो शायद वो बहुत सारे ट्रॉफीज जीत सकता था, या फिर कोई दूसरे टॉप टीम में अगर वो खेलता तो शायद बहुत सारे ट्रॉफीज वो जीत सकता था. लेकिन ही इज बैड लक कि वो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेल रहा है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड में माहौल बहुत दिन से ही खराब चल रहा है. लेकिन फिर भी आई एम हैप्पी फॉर हिम कि उसको 2 कप जीतने का मौका मिला अंडर एरिक टेन हाग. तो कमिंग बैक टू द मैच, ब्रूनो एक गोल मार देते हैं जस्ट बिफोर द हाफ टाइम, और हाफ टाइम में एक पॉजिटिव सा वाइब आ जाता है हम लोग की टीम में. लेकिन फिर भी हम लोग एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी वर लिटिल बिट एंग्शियस, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि अक्सर हम लोग मैच में अच्छा खेलने के बावजूद भी गोल कंसीड कर लेते हैं. तो सेकंड हाफ में मैच जब शुरू होता है तो हम लोग को मालूम नहीं था कि कौन से टेम्पो में मैच शुरू होगा. लेकिन सेकंड हाफ में आई हैव टू से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार्टेड द गेम वेरी स्ट्रांगली, और हम लोग पहले हाफ में जो अप्रोच देखे थे फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड वो कहीं से थोड़ा बदल जाता है सेकंड हाफ में, क्योंकि सेकंड हाफ में हम लोग प्रेस कर रहे थे आर्सेनल को, हम लोग डुअल्स जीत रहे थे, और उसी के साथ ब्यूटीफुल बिल्डअप के जरिए हम लोग आर्सेनल के बॉक्स पे जा रहे थे और एक के बाद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे थे. और उसमें एक बिग रोल अदा करता है आपका मजरूई एंड गर्नाचो. दीज 2 players were looking threatening each time they got the ball and they were just driving forward. और उसी के साथ जितनी भी सारे प्लेयर्स थे लाइक कैसेमीरो, एरिक्सन, they also had a brilliant game. मेरे ख्याल से कैसेमीरो का ये सबसे बेहतर गेम रहा है अब तक अंडर रूबेन एमोरिम, और उसी के साथ एरिक्सन का गेम भी ठीक ठाक था, डेलो का गेम भी कुछ हद तक ठीक ठाक था, वो क्रॉसेस वगैरह डाल रहा था, भले ही इधर उधर थोड़ा बहुत स्लॉपी पासिंग भी कर रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उसका गेम सही था. और एडन हेवन, जैसे मैं कह रहा था, एडन हेवन सेकंड हाफ में हम लोग को देखने को मिला क्योंकि लेनी यूरो को हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा. आई होप कि उसका इंजरी उतना सीरियस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे इंजरी से सफर कर रहे हैं. तो लेनी यूरो के जगह पे जो एडन हेवन आता है, एडन हेवन हैड अ ब्रिलियंट गेम. सेकंड हाफ में टोबी कॉलियर को भी हम लोग लाते हैं, मैच खत्म होने से कुछ देर पहले आयरलैंड को भी लाते हैं. तो हम लोग सेकंड हाफ में बहुत चांसेस क्रिएट करते हैं, बिग चांसेस, मतलब 4 बिग चांसेस वी हैव क्रिएटेड इन द सेकंड हाफ. और आर्सेनल की अगर मैं बात करूं तो सेकंड हाफ में आर्सेनल जो गोल मारा है उसको छोड़ के आर्सेनल एज सच कुछ बिग चांस क्रिएट नहीं कर पाए. हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ कि दे वर फाइंडिंग देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ आवर बॉक्स, लेकिन वी वर एबल टू डिफेंड प्रॉपर्ली, वी डिफेंडेड वेल, वी वर एबल टू रेस्ट्रिक्ट देम इन द बॉक्स. उनको अलाउ नहीं कर रहे थे गोल में डायरेक्ट शॉट लेने का इनसाइड द बॉक्स. और उसी के साथ सेकंड हाफ में आर्सेनल ने भी ओनाना को एज सच कुछ खास टेस्ट नहीं किया. मार्टिनेली का एक शॉट था नियर पोस्ट में जहां पे ओनाना के लिए वो एक रूटीन सेव था, और इधर उधर छोटा बहुत कुछ सेव्स ओनाना ने निकाला. मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में भले ही उनके पास ज्यादा चांसेस नहीं था, लेकिन फिर भी आउट ऑफ नोवेयर वो लोग एक गोल मार देते हैं जहां पे हम लोग को लग रहा था कि हम लोग गोल मारेंगे, क्योंकि हम लोग तब बैक टू बैक चांसेस क्रिएट कर रहे थे. लेकिन बीच में अचानक से डेक्लन राइस एक बढ़िया सी गोल मार देते हैं. वहां पे हम लोग थोड़ा स्विच ऑफ हो गए थे, बॉल वॉचिंग मोड पे चले गए थे, वी वर स्लो टू रिएक्ट. लेकिन वहां पे यू हैव टू गिव अ ह्यूज क्रेडिट टू डेक्लन राइस कि वहां पे वो एक बढ़िया सी वर्ल्ड क्लास गोल मार देते हैं जहां पे एज सच गोलकीपर कुछ नहीं कर सकता था बेहतर. तो इसीलिए वहां पे मैच 1-1 हो जाता है. और उससे पहले 2 बिग चांसेस था, एक था आपका जर्गजी के पास और एक था आपका मजरूई के पास. वो दोनों चांसेस में ही डेविड राय पुल्ड ऑफ अ ब्रिलियंट सेव इन ईच ऑकेशंस. और उसके बाद और 2 बढ़िया चांसेस आते हैं जो कि
कि हॉयलैंड के पास था। हॉयलैंड एक ऐसा स्ट्राइकर है जिनका कॉन्फिडेंस अभी बहुत डाउन है, और अगर ऐसे कोई प्लेयर को बहुत दिन से गोल नहीं मिलता है तो वो प्लेयर से आप जैसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो कुछ उसी तरीके से ही हॉयलैंड ये मैच में खेला है। भले ही उसको बेंच से लाए थे हम, लेकिन फिर भी वो ईच टाइम ही वाज स्लो टू रिएक्ट। मतलब डिक्लेन राइस को आपको क्रेडिट देना होगा। जब आर्सेनल डिफेंस में थोड़ा फंबल कर गए थे तो हम लोग के पास एक मौका आ गया था कि हम लोग वहां से आर्सेनल को एक गोल मार सकते थे, लेकिन वहां पे हॉयलैंड का जो फर्स्ट टच था दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, और उसी के साथ वो फर्स्ट टच के लिए ही डिक्लेन राइस को वहां पे एक मौका मिल गया था, टाइम मिल गया था टू गो फॉर दैट चैलेंज। और सेम टाइम में हॉयलैंड थोड़ा स्लो भी था टू रिएक्ट टू टेक द शॉट। तो हॉयलैंड की जगह पे अगर चीजो भी मार्टिन होता तो शायद वहां पे वो बेहतर करता या फिर गोल मार देता। उसके बाद और एक मौका आता है हॉयलैंड के पास, वो थोड़ा टफ था, लेकिन वहां पर भी हॉयलैंड वाज स्लो टू रिएक्ट, और ये चीज एक्सपेक्टेड है, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका कि क्यों। तो ये सिचुएशन जो है हॉयलैंड का, ये सिचुएशन से बाहर निकलने का एक ही सॉल्यूशन है, और वो है गेटिंग गोल्स। तो गोल जब तक हॉयलैंड को नहीं मिलेगा तब तक हॉयलैंड का कॉन्फिडेंस अप नहीं होगा, और तब तक हॉयलैंड का गेम बेहतर नहीं होगा। तो गोल मारने के लिए आपको बेहतर पोजीशंस में जाना पड़ता है, और वो ही मौका हॉयलैंड के पास इस मैच में था। अगर आर्सेनल के साथ एक गोल वो मार देता, हम लोग मैच जीत जाते, तो उसके लिए और टीम की मोराल की मामले में एक ह्यूज बूस्ट मिलता। लेकिन इट इज व्हाट इट इज, वो चांसेस हम लोग मिस कर देते हैं, और एक वक्त लगता है कि शायद मैच ड्रॉ ही होगा। लेकिन मैच के लास्ट के जो 5 मिनट थे वहां पे हम लोग को थोड़ा बहुत एंड टू एंड फुटबॉल देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर भी आर्सेनल से ज्यादा अच्छे चांसेस, बिग चांसेस हम लोग के पास थे। एकदम एंड में जाके भी ब्रूनो के पास एक बढ़िया सी मौका था, वहां पर भी अगर आप देखो माज़राउई प्लेड अ ब्रिलियंट पास, टर्न लेते हुए बॉक्स पे एक ब्रिलियंट सा पास खेलता है, और ही पिक्ड अप ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस एज ए सेकंड फिडल आते वहां पे अननोटिस, लेकिन फिर भी सामने डिफेंडर्स थे तो ब्रूनो को बहुत जल्दी वहां से शॉट लेना पड़ा। तो ब्रूनो फेल्ड टू प्लेस द बॉल इन द कॉर्नर, मिडिल में शॉट ले लिए, और वहां पर भी डेविड राया मेड अ ब्रिलियंट डबल सेव। मतलब ये मैच में अगर देखा जाए सेकंड हाफ में जो 4-5 चांसेस हम लोग के पास थे, वो 4-5 चांसेस में ही डेविड राया केम आउट ऑन टॉप ईच एंड एवरी टाइम। ही वाज ब्रिलियंट। डेविड राया सेव्ड आर्सेनल बिग टाइम फ्रॉम अ ह्यूज डिफीट अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड। और आप सोच ही सकते हो कि हम लोग अभी जो सिचुएशन में है, हम लोग के साथ भी अगर आर्सेनल जैसी कोई टीम खेल रहे हैं और उनका बेस्ट प्लेयर होता है उनका गोलकीपर, तो उनका गेम कितना खराब रहा होगा। कुछ इसी तरीके से आर्सेनल का गेम था पहले हाफ में। जैसे कि मैं कह रहा था, उनके पास कंट्रोल तो था, लेकिन दे वर नॉट लुकिंग दैट मच थ्रेटनिंग। एंड सेकंड हाफ की भी मैं अगर बात करूं तो एक गोल को छोड़ के आर्सेनल एज सच कुछ खास क्रिएट नहीं कर पाए थे, जो देख के आपको लगे कि हाँ, यहां पे अगर गोल हो जाता तो आर्सेनल शायद मैच जीत जाता। ऐसे सिचुएशंस, ऐसे चांसेस उल्टा हम लोगों के पास था, और इसके लिए आपको इंटर मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम एंड रूबेन अमोरिम इन सबको क्रेडिट देना होगा कि अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, अगेंस्ट ऑल द कंस्ट्रेंट्स, वी प्लेड ब्रिलियंटली। इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और उसी के साथ इट वाज अ वेरी वेरी encouraging performance against a team like Arsenal. At the end we will be disappointed क्योंकि हम लोग को 3 पॉइंट नहीं मिला ये मैच में, और उसी के साथ रूबेन अमोरिम का पहला जो बैक टू बैक विक्ट्री हो सकता था इंग्लिश प्रीमियर लीग में, वो भी अब तक नहीं हुआ। और दूसरी तरफ कायदे में देखा जाए तो आर्सेनल को ज्यादा डिसअपॉइंटेड होना चाहिए ये ड्रॉ होने के बाद, क्योंकि लिवरपूल के साथ जो पॉइंट गैप है उनको दे फेल्ड टू क्लोज दैट गैप। लेकिन आर्सेनल टू सम एक्सटेंट, मेरे ख्याल से आर्सेनल विल बी रिलीव्ड कि ये मैच में वो लोग नहीं हारे। तो मैच के बाद थोड़ा ऑपोजिट माहौल दिखने को मिलेगा फ्रॉम बोथ द कैंप्स, जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड उनके प्लेयर्स के लिए ये परफॉर्मेंस एक स्पिरिट अपलिफ्टिंग वाला परफॉर्मेंस रहा, और दूसरी तरफ आर्सेनल एंड आर्सेनल की प्लेयर्स के लिए ये परफॉर्मेंस थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहा कि वो लोग जो मौका था लिवरपूल के 7 पॉइंट गैप कम करने का, वो लोग फिर से गवा दिए। और इसके बाद तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि आर्सेनल आर चैलेंजिंग फॉर द टाइटल। मेरे ख्याल से उनका टाइटल होप्स अभी इंटायरली खत्म हो चुका है। लिवरपूल विल बी द चैंपियंस सुन। तो देखते हैं आगे जाते हुए लिवरपूल एंड आर्सेनल के बीच जो फासला है वो कम होता है कि और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला मैच को लेके जितने भी सारे पॉइंट्स थे, मैंने सारे पॉइंट्स में ही बात कर लिया। और एक प्लेयर को लेके मैं बोलना चाहूंगा, और वो है कि जोशुआ ज़िर्कज़ी। हर एक मैच के बाद उसका नाम लेना तो बनता है, क्योंकि हर एक मैच के उसका परफॉर्मेंस डे बाई डे और भी बेहतर हो रहा है। ये मैच में भी उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, और उसी के साथ एंटायर टीम एंड रूबेन अमोरिम को वो क्रेडिट देना होगा। भले हम लोग मैच नहीं जीत पाए, लेकिन मैच में
हम लोग अच्छा खेले और अभी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट यही होगा कि मिड वीक में जो रियल सोसिदाद के साथ सेकंड लेग है वहां पे हम लोग कुछ भी करके मैच जीत जाए, उसमें हम लोग जी जान कोशिश करें मैच जीतने का और उसी के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रोग्रेस करने का। तो देखते हैं वो मैच में हम लोग क्या करते हैं। इसी के साथ चलिए अभी बात कर लेते हैं जो दूसरे मैचेस थे उनमें। देखिए इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी था तो हम लोग मैच देख रहे थे, तो इसीलिए टॉटनहम एंड बॉर्नमथ वाला मैच मैंने देखा नहीं। हाइलाइट्स देखने के बाद उस मैच को लेके फालतू में कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। इट वाज अ ब्रिलियंट गेम जहां पे टॉटनहम एक टाइम पे लग रहा था कि मैच हार जाएंगे, लेकिन एट द एंड दे केम बैक, दे फॉट बैक एंड उसी के साथ दे प्लेड वेल इन द एंड। उसी के साथ 2 गोल स्कोर करके वो लोग मैच से 1 पॉइंट ले लिए। और दूसरी तरफ और एक मैच था बिटवीन चेल्सी एंड लेस्टर, तो ये मैच से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक इजी विन हो सकता है फॉर चेल्सी, लेकिन मैच में चेल्सी मतलब कंट्रोल में तो थे, लेकिन मैच में चेल्सी अगर चाहते तो मैच में और भी ज्यादा गोल मार सकते थे अगर थोड़ा कंपोजर वो लोग दिखा पाते। और एट टाइम्स लेस्टर भी ठीक ठाक कर रहे थे, ठीक ठाक डिफेंड कर रहे थे। एट द एंड हम लोग को मालूम है कि लेस्टर का फॉर्म कितना खराब है इस सीजन में, और दूसरी तरफ चेल्सी के पास थोड़ा सा तो क्वालिटी है कंपेयर टू लेस्टर, तो वो लोग एट द एंड ये मैच जीत गए। कुकुरेया गोल मारा और उसी के साथ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स चेल्सी को मिल गया है, और ये 3 पॉइंट्स मिलने के बाद चेल्सी भी नंबर 4 पे आ चुके हैं मैनचेस्टर सिटी को पीछे छोड़ के। लेकिन अगले गेम वीक में चेल्सी का मैच है आर्सेनल के साथ, एवे मैच है, तो वो मैच में चेल्सी क्या करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। तो अभी जैसा सिचुएशन है इंग्लिश में लीग में देख के तो लग रहा है कि टॉप 5 टीम जाएंगे चैंपियंस लीग में। तो अगर चेल्सी या मैनचेस्टर सिटी में से कोई अगर 5th पोजीशन में फिनिश करते भी है तो मेरे ख्याल से वो ठीक ही है। तो देखते हैं आगे जाते हुए कैसे चीजें टर्न आउट होता है इन द रिमाइंडर ऑफ द सीजन। और उसी के साथ जितने भी सारे मैचेस को लेके मैंने बात किया वो सारे मैचेस को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों के बीच, अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।